सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। जी ओके, वॉइस प्रॉपर है। स्टार्ट करें फिर। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चलिए भाई, तो आज से हम लोग एक काइंड ऑफ नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स में, एंड दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। अभी तक जो हम चीज़ें कर रहे थे वॉज मोर अबाउट दी दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने एक लेक्चर देखा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने नेशनल इनकम देखा, जीडीपी, जीएनपी, सारी चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में समझा। और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग भी आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है अगर हम देखें तो। ठीक है, एज सच कुछ अलग नहीं है, लेकिन है क्या कि इसको हम एक अलग सेक्शन मानते हैं। एंड बाकी मनी एंड बैंकिंग के यहाँ पर आज के लेक्चर हम लोग बेसिक्स सीखने वाले हैं। बेसिक्स इन दी सेंस की आरबीआई और उसकी फंक्शनिंग, ठीक है, जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो। एंड अगर हम बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसी क्या होते हैं, तो काइंड ऑफ बैंकिंग के बारे में समझेंगे। जो कल का लेक्चर होगा, मतलब आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा फैक्चुअल साइड में है, और जो कल का लेक्चर होगा जो इसी का फॉलोअप लेक्चर होगा, जिसमें कि हम डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। ऑलराइट, तो सर आज आपका क्लास करने खुद हिटलर आए। अच्छा, कहाँ हैं? सर आपके घर में टॉयलेट नहीं है बेटा, सेल एकेडमी। टॉयलेट तो है, ठीक है, गांव में, लेकिन वो गांव वाले लोगों के लिए ना, मतलब घर वाले लोगों के लिए। अब तुम मान लो कि भाई अगर 100, 200, 300 की भीड़ में आ जाओगे तो उतनी टॉयलेट्स का इंतज़ाम नहीं ना मेरे पास। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, ये थोड़ी ना था कि टॉयलेट नहीं है। इसका कुछ बफरिंग हुआ होगा बीच में। सर न्यू नेशनल इशू रणवीर अलाउद्दीन, हाँ हाँ हाँ, पता चला मुझे। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गए थे, भूल गए थे कि स्पिरिचुअलिटी का भी मास्क लगाना होता है थोड़ा सा। वो स्पिरिचुअलिटी का मास्क जो है उतार दिया था उन्होंने। सर 347 में एसओ मिल जाएगा? हाँ जी, 347 में तो मिल जाएगा आराम से। व्हाट्स योर टेक ऑन आईजीटी कंट्रोवर्सी? अब टेक क्या आईजीटी कंट्रोवर्सी पे? अब मैंने तो देखता भी नहीं हूँ, जैसे मतलब पता तो है ही है कि हाँ इस तरह से, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है सच, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह का कंटेंट होता है और क्या, मतलब जावेद अख्तर जी से जब किसी ने पूछा, ठीक है, व्हाट्स योर टेक ऑन दी दिस गाली सिस्टम ऑन दिस कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में जो आजकल काफ़ी गाली चलती है ना, तो उनका ये कहना था, नीलाद्री आचार्य, ओके मैं पढ़ता हूँ भी, तो उनका ये कहना था, जब आपका फूड ब्लैंड होता है ना, तब उसमें चिली ऐड करते हो जस्ट टू टेक सम टेस्ट, मतलब टेस्ट ऐड करने के लिए। उसी तरह गाली इज़ द जस्ट लाइक चिली ऑन दैट लैंग्वेज। गाली एक चिली है बस लैंग्वेज का। जब आपके पास ह्यूमर नहीं होता है, जब आपके पास ऐसा विटीनेस नहीं होता है, तो आप गाली को ऐड करते हो सो दैट हंसी आ जाए। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियंस काफ़ी है ना, कुछ भी मतलब शब्द बोल, मतलब कुछ भी बस गाली दे दें, लोगों को हंसी आ जाती जो बैठे होते हैं। अब क्यों हाँ हंसी आती पता नहीं तो मैं थोड़ा सा क्या ना रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद ये जेनजी जनरेशन है, तो शायद उस वजह से मैं रिलेट ना कर पाता हूँ, इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन जो अभी रिसेंट में हुआ, एंड नेशनल क्रिएटर अवार्ड के विनर द्वारा
ठीक है, ये बोला जाना काफ़ी, और ये भी नहीं कि मतलब ये उन्होंने उनका खुद का स्टेटमेंट था, चिपकाया हुआ स्टेटमेंट है ये। एक्चुअल में एक फॉरेन का शो है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइंस बोली गई थी जो भाई साहब ने बोली वहाँ पे, ठीक है। तो खैर, सर, न्यू अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन सारूमारू केव्स MP टॉक्स अबाउट हाउ ही नेवर फॉरगॉट हिज फर्स्ट लव। डिड यू हैव अ फर्स्ट लव फ्रॉम बंगाल? ये वही काफ़ी हिस्टोरिकल तरीका है पूछने का क्वेश्चन है। नीलाद्री जी का कहना है, सर, न्यू अशोकन इंस्क्रिप्शन एक फाउंड हुआ है सारूमारू केव्स में मध्य प्रदेश में, जो कि अशोका के आई थिंक फर्स्ट लव के बारे में बात करता है। तो इनका पूछना, डू यू हैव अ फर्स्ट लव? सर, ये सर, दे थिंक कि गाली देना बहुत कूल है। यस, एंड आई वुड हाईली एडवाइज़ यू कि प्लीज़ इन तरह के शो को मत देखें। मतलब जो शो का ओनर है, ठीक है, या फिर ओवरऑल जो शोज़ चला रहे हैं, उनको तुम्हें लग रहा होगा कि ओहो काफ़ी घिर गए हैं और ये वो, नहीं भाई, उनका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। दे वांट दी कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी पे ही जीते हैं। अभी कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इन्वॉल्व भी है कुछ, तो अब वैसे बात है, सब साठ गांठ हो जाती है कि भाई तुम अगले आगे जो जितने भी शोज़ हैं हमें प्रमोट करोगे इस तरह से। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। शो को पॉपुलैरिटी मिल गई, ठीक है, जिसको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए तो वो पॉपुलैरिटी मिल गई, आपका तो ओवरऑल नुकसान ही है। तो आई वुड हाईली एडवाइस कि कॉमेडी देखनी भी है तो आप देखिए, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन ठीक है, देयर शुड बी अ फाइन लाइन बिटवीन दैट कॉमेडी एंगल एंड वल्गैरिटी, ठीक है। मतलब तो ये हो गया कौन कितना ज़्यादा गाली दे लेता है, ठीक है। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी आई थिंक ये जाकिर खान भी करते हैं, है ना, जाकिर खान है, और भी हैं, अभिषेक ओपन, बहुत लोग हैं जो ऐसे कोई गाली का सहारा नहीं लेते हैं, है ना। तो खैर, सर, 150 रुपये दोगे तो एक क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा बेटा, हम ही से हैं? सर का फर्स्ट लव कलिंजर। ये हुई ना बात। इन्फ्लेशन हो गया क्या? चलो 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 चलो, हाँ हाँ, कोई भी, रवि गुप्ता, कपिल शर्मा, जिसको भी देखना हो देखो। बस मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मतलब होता क्या है ना, जब वो बार बार देखते रहते हो ना, तो आपका भी वही निकलने लगता है, गालियाँ ये वो। और मैंने तो एक बार, एक एक्टर थे भाई साहब, बोल रहे थे कि जिस समाज में गालियाँ तो समाज का हिस्सा नहीं होती हैं, और जिस समाज में गालियाँ नहीं होती वो समाज का मतलब कुछ भी। कुछ भी मतलब। खैर, चलो स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग पे, है ना। तो खैर, मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैंकिंग क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय बैंक्स इज़ नोन एज बैंकिंग, ठीक है। जब भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कोई बैंक परफॉर्म करता है उसको हम बैंकिंग बोलते हैं। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। हाँ, अब रुक जाओ, ठीक है, अब इस पर फोकस कर लो। सर, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है आप ही को। बेटा, एक फ़ोटो वायरल नहीं हो रहा है, मल्टीपल फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। कम से कम मुझे 7-8 लोगों को बता दिया गया, सर ये आप हैं क्या, सर ये आप हैं क्या। भाई, जो मानना है तुम्हें मानते रहो। तुम्हें लगता है कि मैं फेस रिवील करूँगा इतनी जल्दी? है, खुद सोचो, मैं इतनी जल्दी इतने सस्ते में कर दूँगा क्या? कुछ ना कुछ तो लूँगा ही तुमसे मुँह दिखाई, ऐसे सस्ते में तो नहीं करने वाला। और बाकी जो लोग डालते हैं वो अपने चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए डालते हैं कि भाई ये रिवील हो गया, वो रिवील हो गया। ये पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है ना। चलो सर, आज प्रॉमिस डे, आपने किसी को प्रॉमिस किया? हाँ बेटा, आज हम तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसी वीक जो है इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगी, और कल से जो NTPC की PY की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। और तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि अब तुम क्लास को ज़रा फोकस के साथ ढंग से देखोगे। सर, क्या आपने कभी गाली नहीं दी? बेटा, कभी निकल गई हो तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है ना कि देयर शुड बी अ फाइन लाइन बिटवीन दैट। उसको आप नॉर्मल भाषा में यूज़ कर रहे हैं, फिर कैसे भी। खैर, सारी चीज़ों को छोड़ो, अभी इस पर फोकस करते हैं। तो RBI जो है, ये अब RBI के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो RBI के बारे में इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बिकॉज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। वैसे तो एक बैंक और है जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन वो एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे मैं नाम अपना रख लूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हो जाऊँगा, या फिर मैं अपना नाम रख लूँ नरेंद्र मोदी, तो मैं प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हो जाऊँगा देश का, ठीक है। तो वैसे आप समझिए, ये है देश की, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, केंद्रीय
एक बैंक होती है जो बाकी बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो वैसे ही हमारे देश में है RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is an independent body. It was established on the basis of recommendation of Hilton Young Commission 1926. तो हुआ क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बताएंगे कमेंट में किस साल से किस साल के बीच में हुआ था। तो उसके बाद जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिला, तो उसको लेके एक यहाँ पे बैंक क्रिएट की गई, सेंट्रल बैंक नेम्ड एज RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड डू यू नो दैट ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी उनमें सबसे पहले अगर किसी कंट्री आप बोल लीजिए, फिर किसी कॉलोनी के पास अगर बैंक आई तो दैट वाज इंडिया। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज़ RBI, इट सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो टिल 1949। ठीक है, 1949 तक ये सेंट्रल पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। ठीक है, तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनता है, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये RBI स्टैब्लिश होता है, फिर सेटअप होता है। इसमें अंबेडकर जी के भी रिकमेंडेशंस लिए गए थे। कब सेटअप होता है ये 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर्स था कैलकाटा में जब स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन एट प्रेजेंट ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1930 से इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था। 1934 का जो RBI एक्ट है वो RBI को बहुत सारी पावर्स देता है, जो पावर जैसे कि CRR, SLR, कितना मिनट मतलब CRR और SLR जो होता है, ये अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरह से बैंकों को रेगुलेट करने की जो पावर है वो एक्चुअल में इसी पर्टिकुलर एक्ट से आती है काफ़ी हद तक, RBI एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है RBI के, और ज़रा कमेंट में बताइए RBI का जो लोगो है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। कौन सा आपको जानवर यानी कि कौन सा आपको एनिमल देखने को मिलेगा, और कौन सा ट्री यानी कि कौन सा पेड़ देखने को मिलेगा। तो RBI का काम होता है कि बैंक्स को रेगुलेट करता है। अब किस तरह से रेगुलेट करता है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको रेगुलेट करते हैं कि इतने टाइम के बाद बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वैसे ही तो रेगुलेट करने का जो काम होता है बैंकों यानी कि आप जानते हैं जैसे कि हमारी SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, AU फाइनेंस बैंक है ना, मतलब हर तरह की डिफरेंट तरह की बैंक्स है जो हम अभी आज के लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट तरह की कौन कौन सी बैंक्स होती हैं। तो बैंक को किस तरह से रेगुलेट करता है RBI, तो एक तो उनको लाइसेंस देता है। लाइसेंस देने का मतलब है कि आप ऐसा तो नहीं कि आपका मैंने बैंक सेटअप करने का और आपने बैंक खड़ी कर दी, आपको लाइसेंस पहले लेना होगा RBI से। ठीक है, CRR SLR मेंटेन करने होते हैं। अभी इसके मैं बिल्कुल भी फुल फॉर्म तक आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है। इंटरेस्ट रेट अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है RBI की, वो डिसाइड करती है कि कौन सा रेट कितना होगा। अब किस रेट की बात हो रही है, तो डिफरेंट रेट होता है जिनके बारे में आगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ये सारे जो रेट्स होते हैं वो RBI डिसाइड करती है। ठीक है, तो एक तरह से वो बैंक को रेगुलेट कर रही है। बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1949 का, उसने RBI को नेशनलाइज कर दिया था। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हो गया था। अब जब हम बात करते हैं कि नेशनलाइज्ड हो गई कोई चीज़, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो कंप्लीट शेयर होल्डिंग है, ठीक है, या फिर जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के हाथों में है। ये गवर्नमेंट के हाथों में। और 1 जनवरी 1949 ऑनवर्ड्स ही RBI जो है उसको पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक का जो पावर था वो ख़त्म हो गया था। वो फिर यहाँ से सोली इट वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, रेगुलेशन पावर टू बैंकिंग सिस्टम, बाकी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी RBI एक्ट ऑफ 1934 के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। बाकी इसका और क्या फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, प्लस लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से क्यों जानते हैं या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हमें लोन लेना होता है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, अब किसी अपने दोस्त यार से मांग लिया या फिर कोई मोहल्ले में कोई देता है, इस तरह से पैसे बांटता है, तो वो बात अलग होगी। मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो वो बैंक्स हैं, बैंक्स के पास आप लोन लेने जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जो बैंक है, अगर इनके पास पैसे की कमी हो गई तो ये कहाँ पे जाएंगे, तो ये RBI के पास जाएंगे। तो इसलिए इनको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्यों लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं RBI को, क्यों, क्योंकि एट दी एंड जब बैंक के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा तो उस टाइम पे RBI बैंक्स को लेंड करने वाली है, यानी कि पैसा उधार देने वाली है। प्लस फंक्शन क्या होता है और RBI का, ये करेंसी प्रिंटिंग में इन्वॉल्व होता है। करेंसी प्रिंटिंग का मतलब है कि नोट छापना RBI का काम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट। ठीक है, या आप ये मान के चलो जितने भी सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ठीक है, और 1 रुपये का नोट,
₹1 का जो नोट है एंड जो कॉइन्स हैं, ये आरबीआई कॉइन्स की मिंटिंग होती है और जो नोट होते हैं उनकी प्रिंटिंग होती है। तो ₹1 करेंसी की नोट की प्रिंटिंग और कॉइन्स की मिंटिंग ये आरबीआई नहीं करता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो करेंसी प्रिंटिंग यहाँ होती है, नासिक, मुंबई, देवास और सालबनी है। नासिक आपका महाराष्ट्र, मुंबई, देवास आपका मध्य प्रदेश में, सालबनी वेस्ट बंगाल में। और कॉइन्स की मिंटिंग की अगर बात करेंगे, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा, तो यहाँ पे होती है कॉइन्स की मिंटिंग। ठीक है, तो कॉइन्स की मिंटिंग और ₹1 की करेंसी नोट की प्रिंटिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी आरबीआई करता है बाकी नोट्स की प्रिंटिंग। ठीक है, लीगल टेंडर होता है। अब ये फियाट मनी क्या चीज़ होती है? फियाट मनी क्या चीज़ होती है? देखो, तो जो भी करेंसी होती है ना जो यूज़ में है, आई अगेन रिपीट, जो भी करेंसी यूज़ में है उसको फियाट मनी बोला जाता है, बिकॉज वो एक लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ₹10 का नोट है, इसमें क्या बना हुआ है? ये जो ₹10 का नोट है इसमें क्या बना हुआ है? मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया था। ये आपका ₹20 का नोट है, ये क्या बना हुआ है? एलोरा की केव्स में ये कौन सा टेम्पल है? बताओ जल्दी से। ये आपका कौन सा है? ₹50 का नोट है। यहाँ पे तो घर लिखा हुआ है, हम्पी का जो रथ है, ठीक है, हम्पी, जो कि कहाँ पर, किसकी कैपिटल थी? विजयनगर एम्पायर की, है ना। और किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है हम्पी? और बताएंगे यहीं पे ही, या जहाँ पे रथ रखा हुआ है यहीं पे ही एक टेम्पल भी है जिसका नाम क्या बोलते हैं, एच से शुरू होता है, उसका नाम बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये ₹50 के नोट में कभी कभी इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भाई किस नोट में कौन सा चीज़ बना हुआ है। ठीक है, देन अगर बात करें तो ₹100 का नोट है, इसमें ये रानी की वाव है जो कि आपको गुजरात में दिख रहा है। ठीक है, गुजरात में ये द डे फॉर ऑफ आस्किंग सर्कुलर इनकम। भाई विल गैक्स रुक जाओ, तुम तो मतलब पीछे पड़े हुए हो। अभी हम बीच में ही बता देंगे क्या? बीच में ही बता दें? अगर इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाए और हम तुम्हें लीकेजेस और ये ना पढ़ाएं तो फिर कहना कि सर वो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, वो नहीं हुआ। लेकिन नहीं, बीच में भी आप वही रोज़ कमेंट करते रहते हो। चलो ठीक है, ये क्या है आपका? सांची का स्तूपा है, जो कि, और ये सब ऐसा मत समझना कि भाई गूगल से पिक्चर चलना ना, अभी कल ही रात में गया था मैं हर जगह। ठीक है, वहीं से पिक्चर क्लिक करके लाया, रुद्राक्ष ये खरीदा है, घड़ी घड़ी खरीदी थी। ठीक है, वहीं पे ही। तो ये ₹200 का नोट है। ठीक है, और ये क्या है ज़रा कमेंट करके बताएंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है हमारा? तोराना इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अंड, जो हेमिस्फेरिकल डोम है बड़ा सा, ये आपका हर्मिका है। और ये छत्र है। इसमें आप देखेंगे 3 इस तरह से बने हुए हैं। 3 क्या चीज़ दिखाते हैं? बुद्धा, धम्मा और संघ, जो त्रिरत्न बोला जाता है। ठीक है, देन मेधी एंड ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये वेदिका। ठीक है, सॉरी वेदिका ये हो जाएगा आपका रेलिंग, और मेधी जो हो जाएगा आपका जो प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पर आप चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और ये आपका ₹500 का नोट है ना। ₹500 के नोट में बना हुआ था रेड फोर्ट, दैट इज़ लाल किला, है ना। और ये आपका कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, और ये है आपका जो कैलाश टेम्पल है, कहाँ का? एलोरा केव्स में, जो कि बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो करेंसी है, तो उसमें आपने देखा होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का ये वचन देता हूँ, है ना। आई स्वेयर और आई बेयर, ठीक है, टू पे दी, क्या लिखा रहता है उसमें? आई स्वेयर टू पे दी बेयरर अ सम ऑफ दिस मच अमाउंट, जितना भी अमाउंट का वो नोट होता है, और उसमें साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। तो वो एक लीगल टेंडर है, मीनिंग इसको कोई मना नहीं कर सकता है लेने से। जैसे अब मैं कुछ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चेक दे दूं, ठीक है, तो चेक एक लीगल टेंडर, इसको फियाट मनी नहीं बोलेंगे। फियाट करेंसी, फियाट मनी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसको कोई मना कर सकता है लेने से। अगर आप मुझे चेक में पेमेंट कर रहे हैं कि यार मैंने, अगर आप मान लो मेरी कोई दुकान है, ठीक है, और आपने मेरी दुकान से लिया 5,000 का सामान और आप चेक काट के दे रहे हैं, तो मैं मना कर सकता हूँ। बट मैं करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता हूँ कि नहीं नहीं, ये तो ये नहीं लूँगा, ऐसे दो ऐसे दो। ठीक है, उसको लेने से इसलिए नहीं मना किया जा सकता बिकॉज वो लीगल टेंडर है। ठीक है, प्लास्टिक मनी की अगर बात करें तो क्या होता है? क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सब आपके प्लास्टिक मनी में होते हैं। आई थिंक होप आपको ये पता होगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड होते हैं कि भाई जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही आप खर्च कर सकते हो। मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ तो 2 लाख खर्च कर सकते हो आप डेबिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि स्पेंड नाउ पे लेटर वाले कॉन्सेप्ट पे, कि खर्चा भी कर लो, ठीक है, और बाद में पे कर देना, ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो ये दोनों कार्ड के फॉर्म में होते हैं, तो इनको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। हॉट मनी क्या होता है?
थोड़ा एक्साइटेड मत हो जाना। हॉट मनी कुछ और नहीं बल्कि जो स्टॉक्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स ये सब होते हैं, इनको हम हॉट मनी बोलते हैं, ठीक है। क्विकली एंड रेगुलरली मूव्स बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि बहुत जल्दी इधर उधर जो मार्केट में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तुरंत मैंने पैसा निकाल लिया, तो ये सब जो होता है ना हॉट मनी के एग्जाम्पल्स होते हैं, जहाँ पर मनी बहुत जल्दी इधर उधर होती है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में बढ़ें, मैं ये पहले देख आता हूँ कि मेरे गेट पे कौन है। आई थिंक किसी ने बेल बजा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, शेड्यूल नॉन, अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल नॉन शेड्यूल्ड, और प्रॉमिस करने आ गया कोई। हाँ सर, कॉइन्स लेने से मना करते हैं भाई, मना तो करते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा है कि 1 रुपये का सिक्का नहीं लेंगे, पता नहीं रोज़ रोज़ 200 रुपये का सिक्का नहीं लेंगे, लेकिन लेने से कोई मना कर नहीं सकता है। अगर आप पुलिस वगैरह को बुला लेंगे, ठीक है, तो लेकिन आपको भी लगता है 1 रुपये के पीछे क्या पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता लीगली, यानी कि आप जो है काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है ना कि 1 रुपये के पीछे ठीक है, इंसान सोचता है क्यों ही आर्गूमेंट किया जाए। चलो खैर कोई नहीं। तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 पे आते हैं। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है, जिसके थ्रू आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था, ये बैंकिंग सिस्टम को क्लासीफाई करता है 2 पार्ट में, एक तो शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब शेड्यूल बैंक्स क्या होती हैं? शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होती हैं जो शेड्यूल नंबर 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में मेंशन्ड, उनको हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एंड दैट आर कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल वो होती है जिनका मेन मोटिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेन जो मोटिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक। और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अभी हम देखेंगे, ये मेनली नॉन प्रॉफिट के लिए होते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, ये भी फर्दर 2 पार्ट में इनको बाइफिकेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है ना। इतना तो समझ में आता है, इतना तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो पब्लिक सेक्टर में टोटल 12 नेशनलाइज बैंक्स हैं। नेशनलाइज का मतलब है कि राष्ट्रीयकरण हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। जैसे एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी नेशनलाइज बैंक्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ऐसे 12 है हमारी राष्ट्रीय बैंक्स। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपकी इंडियन बैंक्स भी, फॉरेन बैंक्स भी। इंडियन बैंक जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक बैंक हो गया, ठीक है। फॉरेन बैंक्स में आपका सिटी ग्रुप है ना, HSBC और डॉइचे बैंक, ये सारे आपके फॉरेन बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव्स की अगर बात करेंगे, तो कोऑपरेटिव्स में नॉन प्रॉफिट्स आते हैं, नॉन प्रॉफिट बैंक्स आते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे हैं आपके नॉन प्रॉफिट में कोऑपरेटिव्स। काफ़ी सारे आपने बैंकों के आगे सुना होगा कोऑपरेटिव लगा होता है, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह का एक PMC बैंक करके था जो फेल हो गया था। एक्चुअली मेन तो इनका कोऑपरेटिव्स का मेन मोटिव ये होता है कि इसमें मेनली कलेक्टिव ओनरशिप होती है, और मेन ये होता है कि जो छोटा उद्योग कर रहे हैं, फार्मर्स हो गए यानी किसान हो गए, ठीक है, जिनकी उतनी आय नहीं है, उनको लोन देना,
उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका करना। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये कोऑपरेटिव बैंक किसी और कोई लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक केस हुआ था अभी आई थिंक 1-2 साल पहले पीएमसी का, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें वो किसी और कोई लोन दे रहे थे, ठीक है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर आरबीआई ने जब आरबीआई को पता लगी तो आरबीआई ने इनको क्या किया, आरबीआई ने इन पर सैंक्शंस लगाया। वैसे तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी दो तरह के होते हैं, अर्बन और रूरल। अर्बन वाले में तो आरबीआई का बस चलता है, लेकिन रूरल वाले जो है शेड्यूल्ड बैंक के जो दायरा होता है उससे बाहर होती हैं। और जो भी शेड्यूल्ड बैंक के दायरे से बाहर होगी बैंक, उस पर आरबीआई का उतना ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। तो इसी वजह से हमारा पैसा जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं उसमें थोड़ा सा कम सेफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की अगर बात करेंगे, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो सारी बैंक्स हो जाएंगी जो कि शेड्यूल 2 में मेंशन्ड नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनलाइजेशन की बात करेंगे तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था। 5 ईयर प्लान हम आखिरी क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स में देखेंगे। तो उसके अंत में 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 यानी 1980 में, ठीक है। और अभी कितनी है, 12 हैं, ठीक है, बिकॉज वो फर्दर मर्ज हो गई काफ़ी सारी बैंक्स। हिस्ट्री अगर जाने बैंकिंग सिस्टम की, तो पहली बैंक जो बनी थी वो 1770 में थी, 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देन 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, 1840 में इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास। बिकॉज हमें पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3 यही मेन आपकी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, एक तो बंगाल, दूसरी बॉम्बे और तीसरी मद्रास, ठीक है। तो यहीं पे ही 3 इंपॉर्टेंट, ये 3 सबसे पहली बैंक को स्टैब्लिश किया गया। तीनों को मर्ज किया गया 1921 में, और ये मर्ज होके बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में यानी 1955 में चल के बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लंच के लिए जानते हैं ना। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहली बैंक है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हो सकता है कई बार आपसे पूछे कि भाई इसमें से कौन सी पहली बैंक है, ठीक है, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन में ना हो, या फिर हो सकता है उसमें इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा हो, या हो सकता है कि इलाहाबाद बैंक हो। तो अगर फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक अगर बात पूछेगा तो इलाहाबाद बैंक है, 1865 में सेटअप हुई थी। इंडियन ओन्ड का मतलब ये है कि ये सब ब्रिटिश ओन्ड थी इनिशियली, ये इंडियन ओन्ड थी इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर फर्स्ट बैंक पूछेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी हो सकता है, इलाहाबाद बैंक भी हो सकता है, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा भी हो सकता है। और मैंने आपको तीनों बता दिए किस हिसाब से। ये उतना ज़्यादा चल नहीं पाया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मेन जो ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैब्लिश किया था 1806 में, 1840 में, 1843 में। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में एक इंपीरियल बैंक बनाया गया। एंड देन 1955 में यही बाद में चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर SBI हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनल रूरल बैंक्स क्या होती हैं, RRBs। तो इनको बनाया गया है, मेनली आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल लेवल में रूरल बैंक सही है, ग्रामीण बैंक के नाम से आपने सुना होगा, तो ये वही RRBs होती हैं, ग्रामीण बैंक। इनका मेन काम ये होता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट करना रूरल इलाकों में, गांव जो देहात इलाके हैं वहाँ पर ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है, सो दैट वहाँ पर भी फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो सकें। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी से क्या मतलब होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, आप अपना मान लो कोई पॉलिसी खुलवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप कोई पेमेंट भी कर रहे हैं, पेमेंट ATM से निकाल रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी ही होती है। तो RRBs को स्टैब्लिश किया गया था RRB एक्ट ऑफ 1976 में। वैसे तो पहली जो RBI है, जो है प्रथम ग्रामीण बैंक, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सेटअप हुई थी, ये 2 अक्टूबर ऑफ 1975 में ही स्टैब्लिश हो गई थी, सेटअप हो गई थी। लेकिन जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था 1976 में आया था। अब डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस इसका पॉलिटी से ट्रेस बैक कर सकते हैं। दैट इज़ कि जब कोई एक एक्ट आ जाता है तो वो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाती है। स्टैट्यूटरी बैकिंग का मतलब है कि स्टैट्यूटरी बैंकिंग का मतलब ये होता है कि अब वो उसका एक पर्टिकुलर एक्ट है, उसके पर्टिकुलर लॉज फॉर्मुलेट किए गए हैं कि किस हिसाब से वो रन करेगा, वो सारी चीज़ें एक लॉ के थ्रू उसको क्रिएट कर दिया गया है। तो बना तो सबसे पहला जो RRB था वो 1975 में था, लेकिन एक्ट आया था इसका 1976 में। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुका फिर, ठीक है। RRB की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन किस चीज़ की, शेयर होल्डिंग की, कि किसका कितना % शेयर होता है इसमें, तो 15% शेयर होल्डिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की, 35% होती है एक स्पॉन्सर बैंक की। स्पॉन्सर बैंक होता है
जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आरआरबी है, ठीक है, तो एसबीआई को या फिर आपका आईसीआईसीआई को, किसी को जो पास में कोई बड़ी बैंक होगी उसको एक स्पॉन्सर बैंक बना दिया जाएगा, स्पॉन्सर कर रही है वो। यानी कि एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को, सो दैट, क्योंकि देखो अब एचडीएफसी ये सब तो जाने वाले नहीं है गाँव में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये इनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट किससे आता है? प्रॉफिट किससे आता है बैंक को? वो हम कल समझेंगे कि प्रॉफिट आता है बैंक को जब बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होगा। और गांव में तो लोग उतना पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करते नहीं है, और थोड़ा सा स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए लोग चीज़ें समझाने के लिए, तो उतना चीज़ें वो समझ भी नहीं पाएंगे, और पैसा भी उतना लोग वहाँ के डिपॉजिट करते नहीं है, तो उनके लिए उतना प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है। तभी आप देखो कि जो गाँव वाला ज़्यादा इलाके हैं तो वहाँ पर आपको एचडीएफसी बहुत सारी जो प्राइवेट, मतलब फॉरेन वाली तो भूल ही जाइए आप, फॉरेन वाली तो जैसे एचएसबीसी और डॉइचे बैंक मैंने बताया, तो बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, ये सब, ठीक है, ये सब तो कानपुर में भी मतलब हमारे नहीं है। आई थिंक एचएसबीसी तो होगा भी, लेकिन डॉइचे बैंक वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो इंडियन ओन्ड है, ठीक है। वैसे तो अभी आरबीआई बोलने लगा है कि भाई आपको यहाँ पर इतनी ब्रांच सेटअप करनी है सब, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेनेट्रेशन नहीं है उतना। तो फिर इन आरआरबीज़ को स्टैब्लिश किया गया है बाई गवर्नमेंट, सो दैट कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। अब गवर्नमेंट का तो इसमें एक्सपर्टीज़ है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट का तो इसमें एक्सपर्टीज़ है नहीं, तो फिर किसका एक्सपर्टीज़ है? जो बैंक्स वहाँ पर आसपास वाले इलाकों में हैं, तो वहाँ पे एक स्पॉन्सर बैंक डिसाइड कर दी जाती है कि भाई आपकी इसमें 35% शेयर होल्डिंग है और आप भी इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे, ठीक है, इसको बैंक को रन करने में। 50% शेयर होल्डिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आरआरबी की अगर बात करें तो इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है, लेकिन इसको सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड करता है। रेगुलेट करने का भाई की मतलब होता है कि आपको कितना सीआरआर मेंटेन करना है, क्योंकि इनको सीआरआर एसएलआर इनको मेंटेन करना होता है, तो कितना सीआरआर मेंटेन करना है, कितना एसएलआर मेंटेन करना है, वो काम आरबीआई डिसाइड करेगा। लेकिन डे टू डे जो फंक्शनिंग है, डे टू डे फंक्शनिंग का मतलब है कितना लेंडिंग वगैरह ये सब, ठीक है, क्या पैसा वगैरह देना, ये सब नाबार्ड का काम है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि डायरेक्टली लोगों के साथ डील नहीं करता है कि डायरेक्टली आप नाबार्ड में जाके कुछ ऐसा लोन वोन ले आओगे। नाबार्ड एक्चुअल में आरआरबी को सुपरवाइज करते हैं, और आरआरबी के थ्रू अपना ये एक हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करता है। इसको 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। और एक्ट था ये 1981 का, 1981 का जो नाबार्ड एक्ट था उसके हिसाब से इसको उसके थ्रू सेटअप किया गया था 1982 में बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। फंक्शंस क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, फाइनेंस एलोकेट करना। सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, तो वो अभी हमने देखा कि आरआरबीज को सुपरवाइज करने का काम है। डज नॉट डील डायरेक्टली विद पीपल, हमने देखा। और प्रोवाइड फाइनेंसेस थ्रू ये जो आपका प्रधानमंत्री ये जो आयोजना है ना, किसान क्रेडिट कार्ड है, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सब अब नाबार्ड का ही यहाँ पर रोल है इसको प्रोवाइड करने का। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। तो कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन सी कमेटी के बेसिस पे इसको स्टैब्लिश किया गया, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस और या तो चलो वो चीज़ एसएचजी में देखेंगे, नाबार्ड ने कुछ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए थे, जैसे नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। नाबार्ड ने, आपका ध्यान रखना, 2015 में एक ई शक्ति करके इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अगर कभी पूछ ले, ठीक है, ई शक्ति इनिशिएटिव। और एक और इनिशिएटिव था 2015 में लॉन्च हुआ था वो, एंड दैट वाज लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये है LEDP, तो ध्यान रखना है LEDP और ई शक्ति इनिशिएटिव, ये नाबार्ड ने लॉन्च किए थे 2015 में, ठीक है। सिडबी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसको 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश किया गया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द एक्ट ऑफ 1987, और इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आपने सेबी का नाम ज़रूर सुना होगा, है ना। जैसे सेबी क्या करता है, काम क्या है इसका? म्यूचुअल फंड मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है
फाइनेंशियल एडवाइस देने का, इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, उस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये देखो मैंने एक महीने में मैंने 10 लाख बना लिए, एक महीने में मैंने 1 करोड़ बना लिए, आप भी ऐसा बना सकते हैं, मेरा कोर्स लीजिए। इस तरह से काफ़ी सारे आजकल फिनफ्लुएंसर बोलते हैं उनको, फिनफ्लुएंसर आजकल चल चुके हैं। तो सेबी ने उन सब पे लगाम लगाते हुए भी क्या बोला है कि अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है तो आपको हमारे अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा पहले। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फ्री फंड की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू दी फ्रॉड विद द पीपल। क्योंकि कई ऐसे हुए हैं, सेबी ने पकड़े हैं, सेबी ने जुर्माना भी ठोका है कि नंबर्स का गेम खेलते हैं, नंबर्स को ट्वीक करते हैं, ठीक है, उनके उतना प्रॉफिट होता नहीं है लेकिन दिखाते हैं लोगों, देखो हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, तो लोगों को लगता है अरे इसका हो सकता है, तो फिर इसकी फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं और हमें भी हो जाएगा तुरंत। जो डे टू डे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं यार उसको, जो रोज़ रोज़ मतलब स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है, ये वो लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगा दो, इस शेयर में पैसा लगा दो, तो वो सारी चीज़ें करते हैं, डे ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। लेकिन कुछ नहीं, MLM नहीं, लक्ष्मी चिट फंड नहीं, ठीक, इंट्राडे, यस, इंट्राडे इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, बाकी MLM तो अलग होता है। MLM वो होता है कौन सा, क्या होता है वो, हमारी ज्योति बल्लभगढ़ से गुड मॉर्निंग गुड ईडियम है ना, तो वो गुड मॉर्निंग गुड ईडियम, MLM वाले तो खैर अलग ही उनका लीग है। तो सेबी क्या करता है, इस पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है थ्रू दी सेबी एक्ट ऑफ 1992, और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1988 में। आई अगेन रिपीट, 1988 में सेबी बना था, लेकिन अधिनियम यानी एक्ट आया 1992 में, यानी 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना। जैसे कि RRB 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, प्रथम ग्रामीण बैंक, लेकिन 1976 में एक्ट आया था, यानी स्टैट्यूटरी जो रिकॉग्निशन है वो 1976 में मिला था। सेम गोज हेयर ऑल्सो, 88 में बना, 92 में एक्ट आया स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और माधवी पुरी बुच इसकी चेयरमैन है करंट में, फर्स्ट नॉन IAS एंड फर्स्ट विमेन चेयरमैन है सेबी की, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे वो कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, ठीक है, आपने SIPs में डाल रखा है पैसा, तो आपका वो जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है, ठीक है। सिड भी अलग है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो 1990 में बनता है। याद कैसे रखेंगे, 1988 में ये सेबी बनता है और एक्ट 1992 में आता है, 1988 और 92 के बीच में आता है 1990, और इस साल स्टैब्लिश हुआ था आपका सिड भी, ठीक है। आते हैं IRDAI में। IRDAI स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम होता है जो भी पूरा इंश्योरेंस वाला मार्केट है, इंश्योरेंस जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो इंश्योरेंस करवाते वक्त आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे, ये सारी चीज़ें देखने का काम IRDAI का होता है। जैसे कई जगह आपसे बोला जाता है, जैसे बैंकों वगैरह में तुम कभी जाओ तो खाता वगैरह खुलवाने में तो बोलेंगे कि सर 1000 रुपये तो बैंक ओपनिंग जैसे, ठीक है, मतलब आपको 1000 रुपये मेंटेन करना है अकाउंट में, प्लस 1000 रुपये का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोलते हैं, आप ले सकते हैं, लेना पड़ेगा, ठीक है। जबकि मतलब काफ़ी सारा ऐसा बैंकों में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर की बैंक में, SBI में ही होता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, मैं किसी का अकाउंट खुलवाने गया तो बोलते हैं कि इसमें आपको 1000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको इंश्योरेंस के तौर पे देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई ये रूल कब आ गया, हाँ। तो फिर मैंने सर्च वगैरह किया तो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पहले भी ऐसे मतलब जाने कब से चला आ रहा था, तो IRDAI ने ट्विटर में ट्वीट करके भी बोला था कि ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इंश्योरेंस की, ठीक है। आपको जो RBI है, सॉरी RBI की तरफ, हाँ, IRDAI की तरफ से था कि RBI आपको कुछ ऐसा नहीं बोलती कि आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है, इतना मेंटेन करना ही करना है, आपको इतना रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने दिखाया कि मैडम ये क्या है, तो नहीं सर ये वो इस तरह से हो सकता है, आपको लेना आप लीजिए, आपका मन नहीं है मत लीजिए। तो पहले भी तो बताया जा सकता था ये कि भाई आप करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वही है ना कि बैंक्स को जितना ज़्यादा पैसा बैंक पे डलेगा, मान लो कि सिंपल सा अगर बात बताऊं तो मान लो कि एक कस्बा है, ठीक है, और कस्बे में मान लेते हैं कि आज 5000 अकाउंट खुले, ठीक है। अब सबसे आपने क्या किया कि 1000 रुपये वो कर लिए, तो कितना हो गया, 5000 में से 1000 अगर आपने रुपये ले लिए सबसे, तो 50 लाख है कि नहीं। तो ये जो 50 लाख है, अब इसी की गवर्नमेंट क्या करेगी, घुमाएगी, और 50 लाख का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बनाएगी। तो बैंक को तो उतना ही फ़ायदा ना जितना पैसा आप बैंक अकाउंट में रखोगे, ठीक है। तो इसलिए भी बैंक से करते हैं।
और अब हम बात कर लेते हैं NAFED और IDBI क्या होता है। बाकी यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पे एक बार कंफर्म करेंगे। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। गुरुजी अमृत काल में इतना भी लंच। बैंक तो इंटरेस्ट पे पैसा कमाती है। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट पे पैसे कमाती है। इंटरेस्ट तो तभी चार्ज करेगी ना जब उसको लोन में उठाएगी पैसे को, क्यों? चले, तो अगर बात करें NAFED की, क्लियर ओके। NAFED की अगर बात करें तो NAFED स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो NAFED का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर ऑफ 1958 में, जहाँ पर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको मार्केट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको मार्केट करने के लिए जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो। IDBI की अगर क्या सर इसमें अभी आएंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, सारी चीज़ें देखेंगे। IDBI की अगर बात करेंगे तो IDBI एक बैंक है एंड इट इज़ करेंटली दी अंडर दी ओनरशिप ऑफ LIC। ठीक है, अंडर दी ओनरशिप ऑफ LIC, और इसको स्टैब्लिश किया गया था, वो स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964, 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। कई बार बस यही पूछ लेता है आपसे कब स्टैब्लिश किया गया था, बस इतना ही काफ़ी है वैसे तो। ठीक है, और क्या IDBI आपका 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज की क्लास में जितना भी तक मैंने आपको पढ़ाया वो एक साइड, और ये एक साइड अगर हम तराजू में रखेंगे तो ये वाला जो साइड है ना ये बाहरी निकल जाएगा फिर भी। ठीक है, यानी तराजू जो है इसी साइड का गिरने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भर के क्वेश्चन आया भी आपके रिसेंट एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है। माइक्रो का मतलब छोटा, फाइनेंस का मतलब आप जान ही गए बैंकिंग एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो छोटे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, छोटा लोन देने में, छोटी सेविंग करने में, छोटा इंश्योरेंस देने में, उनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक, तो माइक्रो फाइनेंस लोन इज गिवन टू हाउस होल्ड हैविंग इनकम लेस दैन। तो माइक्रो फाइनेंस लोन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में इनका काम होता है जो छोटी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होता है उनको करना। ठीक है, लोन, सेविंग, इंश्योरेंस, लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दैट इज़ लोन वाला कॉम्पोनेंट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट है, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, दैट इज़ लोन वाला कॉम्पोनेंट, कि वो जो लोन देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो छोटा लोन दे रहे होंगे तो कितना छोटा, क्या है वो छोटा, और किसको देते हैं। तो ये जो है लिमिट है यहाँ पर रुपीज़ ऑफ 1 लाख, एंड यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसको मिलता है। तो जिनका हाउस होल्ड इनकम 3 लाख एटलीस्ट पर एनम होता है। पहले ये 1.25 लाख होता था, 1.25 लाख, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 3 लाख किया जा चुका है, और अभी बात चल रही है कि भाई इसको 4 लाख किया जाए बढ़ा के। अभी हुआ नहीं है 4 लाख, तो 3 लाख ही आपको याद करना है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। कोलेट्रल का मतलब समझिए, कोलेट्रल का मतलब होता है कोई चीज़ जब आप गिरवी रखते हो लोन लेने के लिए। जब आप लोन लेने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, गहने को गिरवी रख दिया। ठीक है कुछ लोग तो कुछ और ही चीज़ों को गिरवी रख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका कोलेट्रल कहलाती हैं। कोलेट्रल वो चीज़ है जिसके एवज में आप लोन उठाते हैं, पैसा उठाते हैं मार्केट से। समझ आ गई बात? तो ये होता है। एंड अगर हम बात करें जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं, ठीक है, चलो अभी हम वो पढ़ेंगे NBFC MFI, तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, और माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा लोन दिया जाएगा। तो जिनकी 3 लाख पर एनम से सैलरी हो इतनी या फिर इससे कम, तो उन्हीं को ही ये लोन दिया जाएगा। क्लियर है? और क्यों इस चीज़ को किया जा रहा है? सो दैट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है वित्तीय समावेश, हिंदी में बोलते हैं, कि जो गरीब लोग हैं या फिर जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उन लोगों को भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट बनाया जा सके। इसलिए इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश या फिर सेटअप किया जाता है। दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई द RBI, इनको भी RBI रेगुलेट करता है।
ठीक है। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत बांग्लादेश से होती है। मोहम्मद यूनुस, नाम तो सुन ही लिया होगा। पिछली बार जब तक मैं पढ़ाता था तब तक तो किसी को नहीं पता चला, लगता था कि भाई ये कौन है ना, मोहम्मद यूनुस। लेकिन आई थिंक अभी सबको पता है कि मोहम्मद यूनुस कौन है। तो जब आपकी इनकी क्या बोलते हैं, शेख हसीना की जब सरकार गिरी तो उसके बाद से जो इंतरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसको यही लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को सेटअप किया, ग्रामीण मॉडल बैंक लेके आए, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। तो इसको, इस ईयर को आप मत याद रखिए, नोबेल प्राइज़ ध्यान रखिएगा, इनको 2006 में मिला था, 2006 में इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को जो है इस्टेब्लिश किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो सन 2006 में मिला था, ठीक। फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो था इंडिया का वो था सेवा। सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन। ये जो बैंक है 1974 में सेटअप हुई थी। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काइंड ऑफ है, SHG है, ठीक है। और ये आपका सेटअप हुआ था कहाँ पर, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद। कहीं कहीं हो सकता है आपको 1975 या 1972 देखने को मिले, लेकिन आपको यही ईयर याद करना है बिकॉज SSC ने यही माना है, ठीक है। तो अहमदाबाद में सेटअप हुआ था सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, जो कि इंडिया का पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। एक तरह का SHG है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है। अब ये स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं SHG? ये 10 से 20 लोगों को एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, ये लोन वगैरह सब लेते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब SHG में होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की बात करें तो यहाँ पे लोन रीपेमेंट आ जाता है, यानी लोन रीपेमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज यहाँ पर कलेक्टिव लाइबिलिटी होती है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें 10 लोग हैं, ठीक है। तो 10 लोग हैं तो 10 लोग में से एक लोग को कुछ किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मान ले कितने भी लोग हैं तो 10-15 लोग हैं, तो इसमें से कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई इनको लोन लेना है। तो पहले ये सभी लोग मिल के देखेंगे कि भाई इनका क्या, किस लिए लोन लेना है, क्या इनकी औकात है भरने की लोन लेने की या फिर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें सब लोग इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे ये जो है SHG कलेक्टिवली लोन मांगता है, ठीक है। तो ये होता है SHG का काम। और क्योंकि इसमें काइंड ऑफ कलेक्टिव लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई अगर आपने लोन लिया तो फिर आपसे कलेक्टिवली सबसे पूछा जाएगा कि भाई आप लोन क्यों नहीं भर रहे हैं। तो इसलिए इसमें लोन रीपेमेंट आसानी से हो जाता है। वैसे जितना कि बैंक में NPA वगैरह होता है, अभी NPA वगैरह क्या होता है वो भी हम आगे फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। वो पैसा होता है जो बैंक लोन उधार पे देता है किसी को, वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है ये। और इसी तरह JLG होते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये 4 से 10 लोगों का समूह होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, नाबार्ड ने बैंक SHG लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, इसने SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसके तहत इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक्स को लिंक करने का काम किया था। इन दोनों का लिंक करने का काम किया था। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ध्यान रखिएगा 1992 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1992 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह ही ध्यान रखिएगा कि एक नाबार्ड ने ही MFI, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक लिंकेज मॉडल, या फिर ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसने स्टार्ट किया, MFI बैंक लिंकेज मॉडल। तो ये भी आपका नाबार्ड ने ही स्टार्ट किया था। क्लियर है? मतलब क्या है ये बैंक लिंकेज, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंक किया था सो दैट कि बैंक इनको फंडिंग दे सके, लोन दे सके, क्योंकि ये लोग एक साथ मिल आए हैं कुछ एक कलेक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, है ना। तो ये विमेंस का एक ग्रुप है जो एक साथ आई पापड़ बनाने के लिए। वो पापड़ बनाएंगी एक साथ बेचेंगी और उसका जो प्रॉफिट है वो उन्हीं के लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा कुछ चीज़ खड़ा करने के लिए, मान लो रॉ मटेरियल लाने के लिए, तो वो बैंक प्रोवाइड करेगा। तो नाबार्ड ने SHG बैंक लिंकेज, दोनों को लिंक करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1992 में। मुद्रा क्या होता है? तो मुद्रा एक छोटे जो लोन दिए जाते हैं मुद्रा के तहत आते हैं, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स, लिखा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसको 2015 में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके तहत 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं। 3 टाइप के लोन कौन से हैं? आपके शिशु हैं, किशोर है
और तरुण है, इसकी जो आपकी लिमिट है वो बदलती रहती है, ठीक है। इसकी जो लिमिट है वो बदलती रहती है, जैसे कि पहले तो 50,000 से 5 लाख था, 50,000 तक था किशोर आपका, 50,000 से 5 लाख, और ये 5 लाख से 10 लाख। लेकिन अभी इसको बढ़ा के किया जा चुका है, इसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया, ठीक है। किशोर आपका 5 लाख और तरुण 5 से 10, ठीक है। तरुण ओके, ठीक है। इसको अभी बढ़ा के जो 10 लाख वाला क्राइटेरिया है, इसको बढ़ा के अभी 20 लाख किया गया था, जो आपका अभी गवर्नमेंट का जो पिछला बजट का अनाउंसमेंट हुआ था उसमें, मतलब कि जो पिछले से पिछला वाला था उसमें अनाउंसमेंट हुआ था कि तरुण की जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी अगर लोन का रीपेमेंट हो जाएगा टाइम पे तो, ठीक है। क्लियर है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी क्या होता है, तो एनबीएफसी की अगर बात करेंगे तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो मेन बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो जैसे मुथूट फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा ना, कि एडवर्टाइज आता था कि घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, तो आप सोना लेके जाओगे, गोल्ड लेके जाओगे तो उसके एवज में आपको लोन मिल जाएगा। तो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ये, ठीक है। डायरेक्ट बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी बैंकिंग फंक्शंस होते हैं बैंक के, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, यानी कि ये आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत नहीं आते हैं। तो जो सीआरआर, एसएलआर जो मेंटेन वगैरह करना होता है वो सब इनको नहीं करना होता है। हाँ, रेगुलेट तो फिर भी आरबीआई एट द एंड ऑफ द डे करेगा, लेकिन रजिस्टर उसके आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत नहीं है, इसलिए सीआरआर, एसएलआर वगैरह मेंटेन नहीं करने पड़ते, और ना ही आरबीआई लाइबल होता है इनको लोन वगैरह देने के लिए बाद में कुछ, ठीक है। तो रजिस्टर्ड होता है 1956 के तहत जो कंपनीज एक्ट है। गिव लोन एंड एडवांसेज ऑन गोल्ड वगैरह, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगेन ये भी कल के लेक्चर में आप सीखेंगे डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में अगर मैं कुछ पैसा जमा करवा रहा हूँ तो मैं 2 तरीके से करवा सकता हूँ। या तो मैं पैसा डाल दिया तुरंत मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं गया एटीएम में निकाल लिया, फिर मैं गया बैंक में, मैंने चेक काटी, मैंने पैसा मांग लिया अपना। एक होता है कि जैसे मैंने एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट, तो वो मैं तुरंत ऐसे नहीं ले सकता हूँ, लेने को ले सकता हूँ लेकिन फिर उसमें मेरा चार्ज कटेगा। तो वो होते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट, लंबे डिपॉजिट होते हैं। तो ये लोग डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट्स गारंटेड नहीं होते हैं। गारंटेड का नहीं होते का मतलब ये होता है कि कोई इंश्योर्ड नहीं होता आपका ये जो भी पैसा है। जैसे मान लो कि अगर आपके बैंक में पड़ा हुआ है 20 लाख रुपए खाते में पड़ा हुआ आपके, ठीक है, बैंक फेल कर गई, बैंक एकदम दिवालिया हो गई, तो आपका सम जैसे मान लो एसबीआई में तो इंश्योर्ड है कितना, मैक्सिमम 5 लाख तक, मैक्सिमम 5 लाख तक होता है। ऐसा नहीं कि आप इंश्योर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अकाउंट में 20 लाख पड़ा तो ऐसा नहीं आपको 20 लाख दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। हो सकता है आपको मतलब ये है कि 5 लाख से आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको 1 लाख दिया जाए, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन 5 लाख से तो ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका इंश्योर्ड होता है, लेकिन एनबीएफसी में आपका पैसा इंश्योर्ड नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये लोग लोन वगैरह दे सकते हैं बट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और ये सीआरआर और एसएलआर वगैरह इनको मेंटेन नहीं करने होते हैं, और कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा बंधन फाइनेंस, तो बंधन फाइनेंस क्या, एक एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि एक कमेटी का गठन किया गया 2010 में मालेगाम जी के चेयरमैनशिप में, जिसको हम बोलते हैं मालेगाम कमेटी। तो इसने एनबीएफसी और एमएफआई का कॉन्सेप्ट रखा कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं ये भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर से बिहेव कर सकती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में दे प्रोवाइड माइक्रो लोन्स, यानी ये वो एनबीएफसी हैं जो माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है ये चीज़। तो इनका क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो इसको थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे। एक्चुअल में जो एनबीएफसी एमएफआई होते हैं तो इनको पहली बात तो जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनका लेंडिंग जो लिमिट होता है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है, तो ये आप ये मान के चलिए कि 85% ऑफ टोटल एसेट अपना लेंड कर सकते हैं। अब एसेट क्या होते हैं, अगेन कल के लेक्चर में समझेंगे कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं बैंक्स के लिए। एसेट मतलब जो हम पैसा बैंकों के में जमा करते हैं जाके, तो वो उनके लिए एक पूंजी होता है, उनके लिए एसेट होता है, क्योंकि उसको उठा के अपनी कमाई करते हैं। अगर किसी एनबीएफसी को एमएफआई का स्टेटस लेना है तो उसको अपने 75% ऑफ टोटल एसेट को
माइक्रो फाइनेंस के तौर पे देना होगा, फिर इस तरह से अपना मेंटेन करना होगा। ये जो 25% है टोटल एसेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है एनबीएफसी अदर देन एमएफआई, ठीक है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो मैक्सिमम जो है ना, वो मैक्सिमम आपका 25% ऑफ टोटल एसेट की लैंडिंग कर सकता है। अगर एनबीएफसी एमएफआई है तो 85%, अगर अदर देन एमएफआई है तो 25%, ठीक है। टू क्वालिफाई आपका 75% जो एसेट है वो माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होना चाहिए, नहीं जो आपने छोटे छोटे लोन दे रखे हैं वो। क्लियर इतनी चीज़। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, 25%, ये चीज़ तो हो गई। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि नहीं कि यहाँ पर आपका जो आपका माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, लो इनकम जो हाउस होल्ड होते हैं, तो उसमें एक लिमिट होती है 50% लिमिट ऑफ लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने लोन ले लिया, ठीक है, आपने लोन लिया तो आप पे ये ऑब्लिगेशंस नहीं डाले जा सकते हैं कि भाई मतलब 50% से ऊपर के ऑब्लिगेशंस नहीं डाले जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एमएफआई वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है तो आपको दिया जाता है, ठीक है। मतलब आपको लोन दिया था, मान लेते हैं आपने 80,000 का लोन लिया, तो आप पे मंथली जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मंथली ऑब्लिगेशन यानी कि महीने में आपको कितना पे करना है, वो 50% आपकी जितनी मंथली इनकम है उससे ज़्यादा नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। 50% जितना आपने लोन लिया उससे ज़्यादा लिमिट नहीं, कि आपने 80,000 लिया है तो आप पे मंथली लिमिट 40,000 या फिर उससे ज़्यादा की नहीं लगाई जा सकती है। तो 50% की कैपिंग करके रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक होती हैं, जैसे आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक, तो ये पेमेंट बैंक होती हैं। ये लोन वगैरह नहीं दे सकती और डिपॉजिट भी मैक्सिमम 2 लाख का तक का ही ले सकती हैं बस, ठीक है। ख़त्म हो गया टॉपिक आपका। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा था कि नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ऐसे ही आरआरबी को ध्यान रखिएगा कि जो रीजनल रूरल बैंक है इनको स्टैब्लिश किया गया था आपका नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। नरसिम्हम जो कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक, क्लियर। और यहाँ पे ये नोट्स वगैरह, और हाँ नोट्स याद आया, एक क्लीन नोट्स पॉलिसी भी चलाई गई थी। क्लीन नोट्स पॉलिसी 1999 में आई थी, 1999 में बिमल जलान थे उस समय, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। तो उनके टाइम पे पॉलिसी आई थी जिसमें ये था कि भाई अगर आपके कटे फटे नोट हैं, गले हुए हैं, तो बैंक में जाके उनको कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये क्लीन नोट पॉलिसी आई थी 1999 में। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से पूछ लेंगे। एनबीएफसी जो होती है वो क्या नहीं कर सकती है, वो लोन नहीं दे सकती, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, वो बैंक से खरीदारी नहीं कर सकती है, या फिर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट इशू चेक। बताओ। अच्छा एनबीएफसी, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओके एनबीएफसी रिपीट कर देते हैं, एक सेकंड रुको। सर सीजल के लिए पीवाईक्यू बुक बताइए गुरुजी मेरे को। चलो ठीक है मैं रिपीट करता हूँ। पहले तो ये बताओ एनबीएफसी क्या, ये तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि एनबीएफसी क्या होते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि वो कंपनीज, जैसे आपने सुना होगा बजाज फिनसर्व। तो क्या आपने कभी बजाज फिनसर्व पे पैसा डाला है कि भाई हमारा अकाउंट बजाज फिनसर्व में, इस तरह से नहीं। इनका काम ये होता है कि भाई ये लोन वगैरह दे देते हैं आपको, लोन वगैरह कि आपके पास सोना है तो मुथूट फाइनेंस चले गए, या फिर कुछ लोन और थोड़ा सा ग्रांट करना है तो आप बजाज फिनसर्व के पास चले गए। तो ये लोन वगैरह प्रोवाइड करने, जैसे आपको नई गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो आपने किसी से लोन ले लिया उस पर्टिकुलर बैंक से, क्योंकि उनके नॉर्म्स आसान होते हैं, उतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है नॉर्मल बैंक के जितना आपको करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है ना कि आपको इसमें मतलब एक स्पेशल इस तरह की बैंक्स बन जाती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनको हम एनबीएफसी बोलते हैं। जो प्राइमरी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, पैसा लेना और लोन मतलब लोन उठाना जो प्राइमरी होती है, उसमें मेनली इन्वॉल्व नहीं है कि भाई ये डिमांड डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं लोगों से। अगर डिपॉजिट लेना तो लोन कैसे देती हैं, क्या अपने घर से पैसा उठा के देते हैं? नहीं, एक्चुअल में लोग जो हैं ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट।
टर्म डिपॉजिट हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के, तो वहाँ से अब कंपनी को फंडिंग होती है और वो फिर क्या करता है, लोन में पैसा उठाता है और या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, और वहाँ से इसका पैसा आता है एनबीएफसी का। ठीक है, तो ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी से बोरो कर रहे हैं तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये सीडीएस का क्वेश्चन है, अभी एसएससी के भी करेंगे। सर मुथूट फाइनेंस में मैंने भी एक रिंग गिरवी रखी थी सिविल बढ़ाने के लिए। अच्छा, पहली बात तो बेटा जहाँ तो तुम्हें वाह बोलना चाहिए बा बोल रहे हो, जहाँ बा बोलना चाहिए वहाँ वाह बोल रहे हो। गिरबी नहीं गिरवी, और सिविल नहीं सिबिल। ठीक है, देखो राहुल यादव 25% 85% वाला, चलो मैं समझाता हूँ आपको। देखो है क्या ना कि अगर आपको एनबीएफसी एमएफआई का तमगा लेना है, अगर आपको कोई एनबीएफसी है उसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का तमगा लेना है, तो आप जितना भी आपका एसेट है, जितना भी आप का एसेट है वो आपको मेंटेन करना है। टोटल उसका 85% किसके तौर पे? एमएफआई माइक्रो फाइनेंस के रूप में आपको लैंडिंग माइक्रो लैंडिंग करनी है, फिर 85%। ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है। 85% जो आपके पास टोटल एसेट हैं, एसेट क्या होते हैं? जो हम लोग बैंकों में पैसा जाके डिपॉजिट करते हैं, वो आपका माइक्रो फाइनेंस के फॉर्म में होना चाहिए। और जो आप लेंडिंग कर रहे हैं तो वो 75% जो है लेंडिंग, वो माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बार तमगा मिल गया तो तमगा लेने के लिए आपको इतना मेंटेन करना है 75%, और जब आपको मिल गया तो आपको इतनी लेंडिंग करनी है एज माइक्रो फाइनेंस के तौर पे। 25% वाला जो मैंने बताया था ये था एनबीएफसी अदर देन एमएफआई। वो एनबीएफसी जो एमएफआई नहीं है उनके लिए 25% होता है। और अगर आप एमएफआई हैं तो आपको मेंटेन करना होगा कितना? अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो 75%, और उसके बाद लाइसेंस मिलने के बाद 85%। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस के तौर पे। बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, ये तो होता है, मुझे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो सही है कि भाई एक 3 लाख से ऊपर की अगर आपकी लिमिट है तो आप माइक्रो फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बोरो करने के लिए। द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट, ये भी सही है कि भाई आप एक लिमिट के बियॉन्ड 1 लाख के बियॉन्ड आप नहीं ले सकते हैं लोन। बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर कोलेट्रल, बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज, यानी बोरोवर कोलेट्रल गिरवी देने से मना नहीं कर सकता, ये गलत है। बिकॉज हमने देखा था कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं, इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता है। ठीक, बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी इंटरेस्ट, ये तो सही है कि आप बोरोवर जो है कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनबीएफसी इज नॉट करेक्ट, कौन सा एनबीएफसी के संबंध में सही नहीं है? एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही है ये लोन नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल गलत है। बिकॉज अभी हमने देखा लोन एडवांसेस दे सकते हैं, चेक इशू नहीं कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अभी एजेंसी फंक्शन क्या होता है? तो जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनके 2 फंक्शन होते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन होता है कि पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लेंडिंग करना, ये सब। उसके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन में आपका आता है एजेंसी फंक्शन। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है जो बैंक होता है हमारी साइड से, हम तो डायरेक्टली करते नहीं हैं, वो आपका एजेंसी फंक्शन के तौर पे आता है कमर्शियल बैंक का। गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई का गवर्नर है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो तीनों ही सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है आरबीआई के गवर्नर को, और गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। In India, the central banks function as the lender of last resort usually refers, तो ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है आपका, कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक को, जैसे हमारे आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लिक्विडिटी क्या होती है? बैंकिंग टर्म्स, ये बैंकिंग टर्म होता है लिक्विडिटी, पैसे को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी देता है बैंक्स को जब उनका टेम्पररी क्राइसिस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन।
तो किस तरह से, मतलब आंसर तो इसका आपका आरबीआई होगा, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करता है, लेकिन किस तरह से कंट्रोल करता है ये कल के लेक्चर में हम समझेंगे। और कल का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहेगा, फैक्चुअल तो कम रहेगा। SHG program was originally initiated by SBI by providing micro credit to the financially deprived। अब आप बताइए सही है गलत, ये भी सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा कि SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड, तो मेन नाबार्ड इसमें SBI नहीं है, तो ये वाला जो है ना ये गलत हो गया। इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टास्क टेक्स। अभी हमने पढ़ा था SHG में सब कोई कलेक्टिव ओनरशिप लेता है, कलेक्टिव लाइबिलिटी होती है उस लोन को रीपे करने की, इसलिए जल्दी लोन आता है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी आपका ठीक है। RRBs एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट SHGs, RRB सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल सपोर्ट करती हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आएंगे SSC के क्वेश्चंस करेंगे। हु इशूड गाइडलाइंस फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए गाइडलाइंस किसने जारी करी थी और कब करी थी? तो पहली बात तो RBI ने जारी करी थी, और कब करी थी? ये 2022 में जारी करी गई थी RBI की तरफ से जो गाइडलाइंस थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। RBI वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो RBI कब स्टैब्लिश हुआ था? तो RBI स्टैब्लिश हुआ था RBI एक्ट ऑफ 1934 से 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर ओरिजिनली कैलकाटा देन मुंबई, ठीक है। अगला है नव्या, हिमांशी, प्रगति, अमित, कुसुम, स्तुति, नीतू, जोया, पॉटर, सुरजीत, पुष्पेन, सबका सही। चलो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड ऑन, तो RBI को राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। और हमारी जो बाकी की जो 14 बैंक्स हैं, 14 बैंक्स हैं, इनको कब नेशनलाइज किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन टू अ लो इनकम हाउस होल्ड। नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन है, लो इनकम हाउस होल्ड को देना। देर इज अ लिमिट ऑफ डैश ऑन मंथली लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ हाउस होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम। तो कितना आपकी जो इनकम है उसका कितना परसेंट मैक्सिमम आप पे ऑब्लिगेशन लगाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 50%, आधा, ठीक है। और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, 1969 में, ठीक है। बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स फॉर NBFC अदर देन NBFC MFI, अदर देन NBFC MFI पूछा है। अगर वैसे पूछे तो 85% होता, लेकिन NBFC अदर देन MFI पूछा है तो 25% ऑफ टोटल इक्विटी होगा। विच द फॉलोइंग इज अ फंक्शन परफॉर्म बाई कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो क्या फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का? क्रेडिट क्रिएशन का, करेंसी इशू करने का, बैंकिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट को देने का, फिर क्रेडिट को कंट्रोल करने का, बताइए। तो मेन जो काम होता है करेंसी इशू करने का काम तो भैया RBI का होता है मेनली। बैंकिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देना ये भी मेनली RBI, और उसको कंट्रोल करना, पैसे को किस तरह से कंट्रोल करती है वो कल के लेक्चर में देखेंगे, ये जो डिफरेंट रेट्स होते हैं इसके थ्रू। क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है ना। व्हाट डज वी मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? इसका मतलब होता है पैसा बनाना। कैसे पैसा बनता है? पैसा बनता है जब हम बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक किसी और को पैसा देता है, और जो मार्जिन होता है इसको स्प्रेड बोला जाता है बैंकिंग लैंग्वेज में, उससे बैंक पैसा कमाता है, मुनाफा कमाता है। तो एक्चुअल में बैंक कर क्या रहा है? हमसे जैसे 100 रुपये लिए, किसी को दिए, उसने कुछ धंधा वगैरह किया, किसी काम के लिए लिया, उसने बैंक को 200 रुपये लौटाए, तो एक तरह से बैंक क्या कर रहा है? पैसा बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21। इन इंडिया ऑल लोन्स दैट आर बिलो डैश आर कंसिडर्ड एज माइक्रो लोन्स। तो कितने से नीचे होते हैं उनको माइक्रो लोन्स बोलते हैं। तो जो 1 लाख रुपए से नीचे के लोन होते हैं उनको माइक्रो लोन के नाम से जानते हैं। और कौन ले सकता है? अगर आपको याद हो, 3 लाख से जिसकी एनुअल इनकम कम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एस्टैब्लिश ना एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कब भाई बना था, ठीक है। और नेशनलाइजेशन का मतलब है कि भाई उसको लाया गया, क्या बोलते हैं, उसके अंडर में, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। सर दारू का ठेका, बेटा दारू का ठेका ना लो, अभी पढ़ लो, है ना। चलो, तो पूछ रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रामीण मॉडल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव्स, या फिर आपके जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ठीक है। तो किसको सबसे पहले सेटअप किया गया था? तो देखो जो हमारे SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो SHG सेटअप हुआ था दैट वाज आपका
सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, ठीक है, ये बना था 1974 में, तो ये आज़ादी के पास का तो नहीं है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जिसमें रहता था 4 से 10 मेंबर हो सकते हैं, ये एक्चुअल में 2014-15 के टाइम पे कॉन्सेप्ट आया था। रूरल कोऑपरेटिव्स ग्रामीण मॉडल बैंक, तो ग्रामीण मॉडल बैंक वही आपकी RRBs, ठीक है, ये भी आपकी स्टैब्लिश होती हैं, पहली तो 1975 में बनती है, तो रूरल कोऑपरेटिव्स इसका सही आंसर होगा, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव्स विल बी दी करेक्ट आंसर, जो आज़ादी के टाइम पे ये सेटअप हुई थी, ठीक है। क्लियर है चीज़? दोनों के डेट अलग अलग होगा, किस चीज़ का? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डिंग, जैसे कि मान लो मैं किसी कंपनी का 10% हिस्सेदार हूँ, तो उसको इक्विटी बोलेंगे। एसेट का मतलब होता है मेरी पूंजी, ये लैपटॉप मेरा एसेट है, ठीक है, मेरी कोई प्रॉपर्टी होगी वो मेरे लिए एसेट है, तो ये मेरी ज़मीन है वो मेरे लिए एसेट है, मेरा कार है मान लेते हैं मैं, वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है, तो एसेट होते हैं, पूंजी होती है। इक्विटी का मतलब होता है कि किसी में मेरी शेयर होल्डिंग है, आपने सुना होगा कंपनी में इतने % हिस्सेदारी है, तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेविंग, तो इसमें से स्मॉल सेविंग का एग्जाम्पल कौन नहीं? म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स। तो ये सारे आपके आएंगे स्मॉल सेविंग में, लेकिन म्यूचुअल फंड कोई स्मॉल सेविंग का पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द SHG बैंक लिंकेज मूवमेंट वॉज स्पीयरहेडेड बाय, तो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था, हमने देखा था 1992 में नाबार्ड ने। व्हाट इज द डायमेंशन रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की स्थिरता संबंधित आयाम क्या है? डिपेंडेंसी और डोनर फंडिंग, लिमिटेड सोशल इम्पैक्ट, हाई प्रॉफिट मार्जिन, या फिर आउटरीच टू रूरल एरियाज। तो हाई प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल नहीं होते इसमें, ठीक है, आउटरीच टू रूरल एरियाज यहाँ पर सही आंसर होगा। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी, मेन काम क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम तो कमर्शियल बैंक्स का नहीं होता, बल्कि किसका होता है? सेबी का होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम RBI का होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करने को मैनेज करने का काम अगेन RBI का होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, क्या हो गया ये, कैसा चल रहा है ये, ठीक है, तो सेबी का कब स्टैब्लिश हुआ था सेबी आपका? तो सेबी आपका 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। सिडबी आपका 1988 में बना था, देन 1992 में उसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला, हेडक्वार्टर उसका लखनऊ में, और सेबी का कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, प्रोवाइडिंग लोन्स एक्सक्लूसिवली टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ महिलाओं को ही लोन देना, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है MFIs के बारे में। एनकरेजिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े लेवल का औद्योगिकरण करना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो नहीं करेंगे। छोटे लोन देके माइक्रो चीज़ करके कुछ मैक्रो तो किया नहीं जा सकता है, ठीक। देन अगर बात करेंगे मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पोवर्टी एलिवेशन, पोवर्टी एलिवेशन का मतलब है पोवर्टी कम करना, और वित्तीय समावेश का मतलब है हर किसी को फाइनेंशियल एक्टिविटी में जोड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्या MFI को सही से डिस्क्राइब करता है? MFIs आर इन्वेस्टमेंट फर्म्स दैट केटर एक्सक्लूसिवली टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNIs को केटर करते नहीं भाई, गरीब लोगों के लिए ही। MFIs आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, तो ये डिस्क्राइब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ MFI इन इंडिया, इनमें से कौन से MFI का एग्जाम्पल है? SBI है, बंधन बैंक है, ICICI है, फिर HDFC है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, SBI तो नहीं है, ICICI HDFC भी नहीं है, बंधन बैंक है आपके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। विच इंस्टीट्यूशन मेनली प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कौन जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को? तो ये प्रोवाइड करने का काम होता है सिडबी। जैसे कि अगर हम देखें मुद्रा के तहत जो लोन दिया जाता है, अभी हमने देखा था ना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो 2015 में मुद्रा स्कीम आया था, लोन देने का जो स्कीम है, शिशु किशोर तरुण, तो उसमें जो 100% फंडिंग है वो आपका सिडबी ही करता है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है women SHG मेंबर्स अपॉइंटेड एज अ बैंकिंग एजेंट इज कॉल्ड एज, तो women SHG मेंबर जिनको कि बैंकिंग एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बैंक सखी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 2014 में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज माइक्रो लेंडर विद हेडक्वार्टर एट डैश वाज ग्रांटेड इन
प्रिंसिपल अप्रूवल बाय आरबीआई टू स्टार्ट अ यूनिवर्सल बैंक। तो बंधन फाइनेंशियल बैंक को कहाँ की है ये बंधन माइक्रो, ये आपकी फाइनेंशियल बैंक जिसको कि आरबीआई की तरफ से ये अप्रूवल मिला था टू स्टार्ट अ यूनिवर्सल बैंक, ये लखनऊ बेस्ड, ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड लॉन्च्ड अ स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट इन 2004-05 कॉल्ड एज। 2004-05 के टाइम पे नाबार्ड ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो हमने देखा था ये कौन सा जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप 2014 के टाइम पे आया था, MEDP। MEDP नहीं, एक्चुअल में वो LEDP था, ठीक है, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो LEDP होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बैंक लिंकेज जो प्रोग्राम है ना, वो तो 1992 में नाबार्ड ने चलाया था, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड RBI इंट्रोड्यूस द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो अभी हमने देखा था कि भाई माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए RBI ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला था 2022 में, 2022 में। प्रथम बैंक, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, पहली जो RRB थी, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, किस स्टेट में है। तो प्रथम ग्रामीण बैंक ये 1975 में स्टैब्लिश हुई थी 2 अक्टूबर को। हेड क्वार्टर इसका मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट ऑफर्ड बाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो कौन सी चीज़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफर नहीं करते हैं। और अभी एक चीज़ या तो चलो कल के लेक्चर में इसको नहीं होगा तो पढ़ा देंगे कि भाई ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग जा चुके हैं तो उनका मिस हो जाएगा, तो नहीं होगा तो मैं कल के लेक्चर में पढ़ा दूंगा कि व्हाट इज़ दिस बार्टर सिस्टम और उसको क्या डाउन साइड्स होते हैं। नहीं होगा तो अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी पढ़ा दूंगा कि बार्टर सिस्टम क्या चीज़ होती है। नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट ऑफर्ड बाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। क्रेडिट कार्ड नहीं ऑफर कर सकते हैं, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर सेविंग अकाउंट। तो पर्सनल लोन तो ऑफर करते ही हैं MFI, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते हैं। In 1987, an action research program was launched by NABARD with dash based on which pilot project for linking 500 SHGs with banks was launched. 1987 में एक एक्शन बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बाई नाबार्ड अलॉन्ग विद मिराडा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू NAFED। NAFED हमने देखा था, नेशनल आपका एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है ये, और ये रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बिल्कुल सही है। इट वॉज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग कोऑपरेटिव मार्किंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट फार्मर्स, बिल्कुल उसको मार्केटिंग करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है बिकॉज 1958 में 2 अक्टूबर 1958 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 ओनली। Which of the following programs was launched by NABARD in 2015 to promote the livelihood of the people in both farm and non off farm activity। तो livelihood के लिए स्टार्ट हुआ था ये, and livelihood enterprise development program LEDP। ये आई थिंक LEDP नहीं होगा फिर, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 2015 भी नहीं लिखा हुआ, 2004 या 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मुझे एक बार कंफर्म करना होगा, ये तो नहीं होगा बिकॉज ये 2014 में कॉन्सेप्ट आया था और ये 1992 में। अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके फुल फॉर्म्स क्या हैं, उस हिसाब से इसका मैं नहीं होगा तो बाद में आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। या तो जो आपकी क्विज आती है एप्लीकेशन पे तो उसमें आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये आपका LEDP अलग है, ये मैंने 2015 वहाँ पे नहीं देखा, 2004-05 नहीं देखा वहाँ पे, बिकॉज ये 2015 में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन कहाँ पे, क्विज ग्रुप में जो क्विज आई है उसकी बात कर रहे हो क्या आप? जो क्विज ग्रुप है, 10 रुपये का नोट इंडिया में कौन इशू करता है? बहुत आसान सा है, कोई भी नोट हो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट वो RBI इशू करेगा। Which of the following is the compelling factor that produced a very high repayment rate of 98% of the in the concept of lending to groups of poor women initiated by यूनिस। तो जो मोहम्मद यूनिस है, जिनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है, तो क्या कंपेलिंग फैक्टर था जिसकी वजह से लोन रीपेमेंट होने की जो दर थी वो 98% थी, 98% थी। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ थी दैट वाज कि यहाँ पर जो जॉइंट लाइबिलिटी पुटिंग सोशल प्रेशर टू रीपे दी लोन्स, जॉइंट लाइबिलिटी निर्धारित करी गई थी कि भाई अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई 10 लोग अगर लोन ले रहे हैं, 10-15 लोग, तो उसमें सब एक इवैल्यूएट किया जाएगा कि किसी को लोन की ज़रूरत है तो क्यों है,
और क्या वो लोन रीपेमेंट की क्षमता उसमें है भी या नहीं है, ठीक है। 42 द नोवेल सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट करने का काम था नाबार्ड का इन द ईयर 1992, ठीक है, 1992 में। 43rd अंडर द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द माइक्रो फाइनेंस लोन इन इंडिया? तो मैक्सिमम टेन्योर कितना है? तो मैक्सिमम टेन्योर ध्यान रखना 36 महीने हैं, यानी कि बोले तो 3 साल। यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, ठीक है, कि जो कहाँ गया माइक्रो फाइनेंस लोन की जो मैक्सिमम टेन्योर है लोन का, ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर है 3 साल का, 3 years। क्लियर? हाउ मैनी डिजिट्स द MMI कोड MMID कोड, तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं MMID कोड में? तो बैंक की तरफ से इसको इशू किया जाता है MMID कोड, इसमें 7 डिजिट्स होती हैं, ठीक है, 7 डिजिट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। MMID आई थिंक इसका फुल फॉर्म ऐसा कुछ होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर टाइप, ठीक है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। इन इंडिया क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, तो इंडिया में क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI करती है, फिर कमर्शियल बैंक करती है। तो सभी अपने अपने तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑल A, B एंड C। विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एंड प्राइमरी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर एक्सचेंज एज अगेंस्ट मनी बेस्ड एक्सचेंज? तो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है समझेंगे, ठीक है। जो लोग अब क्लास से चले गए तो उनका तो खैर मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि हमारी फियाट करेंसी होती है, ठीक है, फियाट लीगल टेंडर होता है। तो भाई इस तरह से हमारा सबसे पहले तो करेंसी चलती नहीं थी। अगर आपने हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पे देखा था कि इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे बार्टर एक्सचेंज चलता था। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज होता है जहाँ पर वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, वन commodity is exchanged for the other, exchanged for the other। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास गेहूं है, ठीक है, मेरे पास व्हीट है, आपके पास चावल है, दैट इज़ राइस है, ठीक है। आपको मुझे चावल की ज़रूरत है, आपको गेहूं की ज़रूरत है, तो हमने आपस में इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। एज सच अभी कोई करेंसी नहीं है, कॉमन करेंसी नहीं है जिसमें एक्सचेंज हो सके। लेकिन इसके कुछ डाउन साइड्स होते हैं, बहुत डाउन साइड्स होते हैं बार्टर एक्सचेंज के। पहला डाउन साइड तो ये है, ठीक है, और इसका कोई प्रोज एज सच तो कुछ है नहीं, डाउन साइड ही है बार्टर एक्सचेंज के। पहला तो ये है कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गेहूं था, ठीक है, आपके पास चावल था, मुझे चावल चाहिए था लेकिन आपको गेहूं नहीं चाहिए था, तो हमारा एक्सचेंज तो हो ही नहीं पाएगा। आप किसी ऐसे को ढूंढोगे ना, जैसे मान लो कि आपको मेरे पास गेहूं है लेकिन आपको टमाटर चाहिए, तो आप किसी ऐसे को ढूंढोगे जिसके पास टमाटर हो, तो आप मेरे से एक्सचेंज करोगे ही नहीं। अगर दोनों साइड से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा, यानी जो मेरे पास है वो आपको चाहिए, जो आपको पास है वो मुझे चाहिए, देन उस केस में आपको बार्टर एक्सचेंज काम करेगा। दूसरा पेरिशेबिलिटी वाली काम करती है चीज़। पेरिशेबल मतलब अब कमोडिटी एक्सचेंज हो रही हैं तो ये पेरिशेबल होती हैं। क्या मनी पेरिशेबल? जैसे मेरे पास 10 रुपये का सिक्का है, अगर मैं इसको 10 साल भी रखे रहूँगा तो ख़राब हो जाएगा क्या? वो रखे ऐसा कुछ, वो फिर भी 10 साल बाद भी यूज़ में आएगा। लेकिन क्या मैं इसको 10 साल स्टोर करके रख सकता हूँ? चलो भाई मेरा गेहूँ कोई लेने नहीं आ रहा है तो मैं 10 साल इसको रख लेता हूँ आराम से, जब आएगा तो नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है। पेरिशेबल का मतलब जो सड़ जाती है आसानी से, उसको पेरिशेबल बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसीलिए इसको वेल्थ को कैरी नहीं किया जा सकता है। वेल्थ कैन नॉट बी कैरिड, मतलब इसको फ्यूचर जनरेशन्स पे हम पास ऑन नहीं कर सकते हैं वेल्थ को। कि अगर मान लो मेरे पास 100 टन गेहूँ है, अनाज है, तो मैं अपने यही बच्चों को ट्रांसफ़र कर दूँ, जैसे कि अब ठीक है आपके
मम्मी पापा आपके पापा हैं, ठीक है, मम्मी पापा हैं, उनके पास मान लेते हैं कि भाई 50 लाख की संपत्ति है, तो वो आपको मिलने वाली है, फिर आपके और आपके भाइयों बहनों के बीच में बंटने वाली है वो, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर गेहूँ है आपके, है ना, घर में चावल है, तो क्या वो आप पास ऑन कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन? नहीं, क्योंकि वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं। तो बार्टर एक्सचेंज का यही डाउन साइड होता है। तो बार्टर एक्सचेंज वो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, वहीं पे आपका बार्टर एक्सचेंज काम करता है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, तो इसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ क्या होती है? तो बार्टर एक्सचेंजेस इन्वॉल्व difficulty in preserving value. Barter exchanges may result in incorrect valuation of the goods transacted. Barter exchange may be imperfectly divisible. Barter exchange require a double coincidence of want. तो यही तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी, सबसे प्राइमरी डिफिकल्टी पूछी, सबसे प्राइमरी, एंड दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको आपको सही ऑर्डर में लगाना है। तो आईडीबीआई का तो यार हमने देख लिया था, ठीक। आईडीबीआई का तो हमने देख लिया था कि आईडीबीआई आपका 1961 में बनता है, ठीक है, 1961 में। ये तो हमने देख लिया था, 1961 में बनता है ये आपका। एंड IFCI दैट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 48 में बनता है। एंड ICICI की अगर बात करेंगे तो 1960 सॉरी आई थिंक 1955 नॉट 65, 1955 में बनता ही है। तो ये थर्ड होगा। देन उसके बाद आपका 1 होगा एंड 2 होगा, 3, 1, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 48। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म ये है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, 2015 में आया था। BFSI क्या है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। व्हाट इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो इसमें से हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसको बोलते हैं? तो ये हम RBI को बोलते हैं, ठीक है। सर चार्ज एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर कब पढ़ाएंगे प्लीज़? टिंकू जी ये हो चुका है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं ये दोनों चीज़ें। Which of the following committees was constituted to study the issues and concerns in the microfinance institutions? 2010 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस है उसको जो क्राइसिस इश्यूज़ वगैरह कंसर्न्स को देखने के लिए, तो दैट वाज मालेगाम कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट 2011 में सबमिट करी थी और NBFC MFI जो है वो इसी के बेसिस पे सेटअप किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक? इनमें से कौन सी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? कैनरा, यूको, इंडियन ओवरसीज या फिर बंधन बैंक? तो कौन सी नहीं है पूछ रहा है आपकी शेड्यूल, तो शेड्यूल ये आपकी नहीं है बंधन बैंक, ठीक है, बिकॉज जो बंधन बैंक है वो तो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना, अभी हम लोगों ने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी? तो नोट इशू कौन कर सकता है इंडिया में? दैट इज RBI। हु अमंग सॉरी बस 5-6 क्वेश्चन और करेंगे 60 तक, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज सेटअप इन 1956 बाई द इंडियन गवर्नमेंट बाई नेशनलाइजिंग ऑल द एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया? तो सबको नेशनलाइज करने के बंधन बैंक। सर फास्ट लग रहा है क्या वीरेंद्र? भैया अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। बाकी तो फास्ट लग रहा है अगर आपको, तो आप पहले लेक्चर कर सकते हो, ठीक है, उसको अच्छे से देख सकते हो, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो MCQs, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगता है तो आप पहले लेक्चर को पूरे ढंग से कर लो, उसको रिवाइज कर लो, देन आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1956 में आपका ये सेटअप हुआ था LIC, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज किसने LIC में जीवन बीमा खुलवा रखा है? क्यों? साइज़ में प्रॉब्लम है इसलिए फ़ोन से नहीं कर पाती हूँ। आई नो आप इतना प्रोवाइड करते हैं टिप पर। PYQ के लिए बुक बताइए सर। PYQ के लिए बुक बताइए। PYQ के लिए बुक बताएंगे श्रेया जी, रुक जाइए अभी, ठीक है। बुक के लिए मैंने सबको अभी रुकने के लिए बोला है, ठहरने के लिए बोला है, ठहर जाइए अभी, ठीक है। बुक के रिगार्डिंग थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे क्या सब कुछ करना है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बुक को लेके अभी जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी वो होता है जो आपका ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट किया था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, बार्टर एक्सचेंज पढ़ाया हम लोगों ने, करेंसी देखा, तो यहीं पे मैंने चेक के बारे में आपको बताया था कि जो चेक होती है वो आपकी फियाट मनी नहीं होती है,
ठीक है, फियाट मनी वो मनी होती है जिसको कि एक्सचेंज किया जा सकता है और कोई लीगल टेंडर होता है। जो चेक मैंने बताया था, चेक ये आपका एक फिड्यूशरी मनी ही होता है। ठीक है, इट इज़ अ फिड्यूशरी मनी जो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है, लीगल टेंडर नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे होता है, जैसे चेक वगैरह दिया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, लेकिन ये आपका फिड्यूशरी मनी होगा क्योंकि ये सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे, कोई भी मना कर सकता है इसको लेने से। ठीक है, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री सिडबी इज रेगुलेटेड बाय, तो सिडबी को कौन रेगुलेट करता है? तो ये भी आपका सिडबी को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, ऑप्शन नंबर सी। डैश बिकेम द फर्स्ट बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड, तो रुपी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आरबीआई के द्वारा किसको यहाँ पर अप्रूवल मिला था? तो ये यूको बैंक को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट, तो किस एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया था? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। अ बैंक दैट हैज़ पेड अप कैपिटल ऑफ डैश एंड अबव क्वालिफाइज फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो किसी बैंक के पास कितना पेड अप कैपिटल है, कितना कैपिटल, कितना पैसा है, तो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए यहाँ पर एलिजिबल है लिस्ट होने के। तो 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल होना चाहिए अगर शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आना है आपको। तो एक इस तरह का लोन, अ टाइप ऑफ लोन दैट अलाउज बोरोवर टू मेक लो पेमेंट इन द इनिशियल फेज, यानी कि शुरुआत में आपको कम लोन पेमेंट करना है, बाद में जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको लमसम में देना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया, शुरू में आपको 10,000 20,000 इस तरह से देने पड़ रहे हैं, आपका 1 लाख हो गया, एट दी एंड आपको एकदम से 4 लाख का लोन देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज बलून मॉर्टगेज। जैसे आपने बलून देखा होगा, इस तरह का होता है बलून, ठीक है, कुछ इस तरह का बलून होता है ना, कि यहाँ पे तो कम होता है लेकिन धीरे धीरे एंड में जाके वो बड़ा हो जाता है। क्लियर है? सर पेपर देने जा रहा हूँ, जीडी का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 19th क्वेश्चन, चलो अभी संजू देखते हैं 25%, एक बार रुक जाओ। सर सेकंड एडिशन कब आएगा बुक का आपकी? नूब गेमर जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सभी को, प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बलून मॉर्टगेज, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन सा इसमें से ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? बताओ जल्दी से। और मैं तब तक ये देख लेता हूँ भाई 19th क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। तो ओके 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 ठीक है, 25% देख के मैंने टिक कर दिया, 25% टोटल एसेट का होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, तभी आप में से किसी ने इक्विटी एसेट के बारे में पूछा था, रियली सॉरी। ठीक है, तभी आप में से किसी ने इक्विटी एसेट के बारे में डिफरेंस हम पूछा था, तो बिल्कुल डिफरेंस तो मैंने वहाँ पर बता दिया था, लेकिन ये एसेट का होगा ना कि इक्विटी का। ठीक है, पेड अप कैपिटल होता है कि भाई जो आपको रिसीव होता है, ठीक है, जैसे 5 लाख का मेरे पास पैसा रिसीव हुआ है तो उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, 26 में क्या है, क्या चीज़ है 26 में? डाउट से भी ईयर 1988, ओके ओके ठीक है, ओके मैंने सिडबी का लिख दिया क्या 1990, ओके। तो 1988 में ये इस्टेब्लिश होता है, 92 में इसको मिलता है स्टैट्यूटरी रिकग्निशन, ठीक है, और 1990 में आपका सिडबी को इस्टेब्लिश किया जाता है, सिडबी, ये सिडबी आया था 1990 में। सर आप प्रैक्टिस बैच लॉन्च करें, किस चीज़ का प्रैक्टिस भाई? हो तो रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस। डेट तो अभी ऐसे मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो अभी मैं नहीं कमिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही बोलूँगा कि अभी जितना हो रहा है बैच में सिर्फ उतना ही करते चलिए, है ना। आई डी बी आपका 1964 होगा, ठीक है, 1964,
1964। नॉन रिटर्नेबल है क्या दीपक? सर आज थके थके से लग रहे हैं यार, थके तो हैं यार काफ़ी ज़्यादा, एकदम पीठ बहुत ज़ोर की दर्द कर रही है, बहुत ज़ोर की। ठीक है, थके तो थोड़ा सा है ही है, मान लो, है ना, क्योंकि काफ़ी पिछले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गए ना, इसलिए। एक बार भी खाना खाया भाई, मैंने भी खाना नहीं खाया, कोई है भी नहीं घर पे, ठीक है, मुझे ही इंतज़ाम भी करना है खाने का भी, क्योंकि है क्या ना, वो मैंने बताया था वो क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, तो क्रिकेट का टूर्नामेंट भी कल से स्टार्ट हुआ था और वो भी हफ्ते भर चलेगा, तो अकेला ही हूँ मैं। और ये बाकी ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी जो नहीं आएगा तो आप नोट करके रखेंगे, एक दिन हम लोग बैच में क्लास कर लेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आए होंगे इस तरह के, तो वो हम लोग बैच में ही कर लेंगे, ठीक है। कितने दिन बनाया सर जी टूर्नामेंट में? भाई यार मैंने खेला वाला नहीं है वो, मतलब मैनेजमेंट में इतना सारा कुछ होता है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, खेलने का टाइम नहीं मिला। M1 M0 M2 ये होगा परसों वाली क्लास में, ठीक है। तो जो अब अगली 2 क्लास होंगी वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, और इसी वीक हम लोग इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे, तो कल और परसों को क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। आप नहीं गए महाराज, तो भाई हम जाते तो क्लास कौन लेता आज तुम्हारी, हम। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। चलिए भाई, थैंक यू।